हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच स्वरूप प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बेसिकली सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस को बच्चे कहीं से भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक सीक्वेंस के थ्रू अगर हम चीज़ों को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होता है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आती हैं। तो इसीलिए आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे और इस सिलेबस में हमने बहुत सारी चीज़ों को मतलब इस क्रम में रखा है जिस क्रम में हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए टाइप ऑफ सेंटेंसेस। बेसिक्स हैं, कुछ बेसिक्स भी होते हैं, जैसे कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं तो उसमें डेफिनेशंस आती हैं, तो उन डेफिनेशंस को अगर हम लाइन से पढ़ लें, जैसे सेंटेंसेस की हम बात करते हैं तो इसमें हम असर्टिव सेंटेंस जो कि दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, मतलब इन सारे सेंटेंसेस की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स अगर हम समझ लें तो हमें ये पता चलेगा कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। डेफिनेशन और एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें पढ़कर अगर हम समझ ले तो हमें, जैसे हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें जब भी कोई लाइन आएगी तो हमें पता चलेगा कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। अच्छा, उस लाइन को समझने के लिए हमें पहले टेंसेज आने चाहिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेंसेज। अच्छा, टेंसेज को बच्चे कई बार रट लेते हैं तो दिक्कत होती है, तो उसे समझने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को सही मैसेज दें कि टेंस जो होते हैं वो 12 तरीके के होते हैं। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं 3 होते हैं, फिर 3 के 4 पार्ट होते हैं। दैट वाज नॉट द करेक्ट वे। द करेक्ट वे इज़ दैट कि हम सीधे ही दिमाग को एक ही मैसेज दें कि देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज। तो 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज में आप देख सकते हैं, जैसे इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कंटिन्यूअस के 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। परफेक्ट के भी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इस तरीके से अगर हम इनको स्टडी करते हैं तो ये एक बार में कंपेयर हो जाते हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, 3 परफेक्ट टेंस हैं, वो एक बार में कंपेयर हो गए तो उनके बीच का डिफरेंस हमें पता चल जाता है। जैसे परफेक्ट टेंस में एक चीज़ कॉमन होती है कि तीनों में, वेदर इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट, वेदर इट इज़ पास्ट परफेक्ट और वेदर इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ होता है। तो जो डिफरेंस होता है दैट इज़ ओनली अ हेल्पिंग वर्ब। तो हम इनकी हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लें, हमें टेंस याद हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। टेंस के इमीडिएट बाद हमें जो टॉपिक करना चाहिए दैट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसे रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन, इन नामों से भी जाना जाता है, बट बेसिकली इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही कहा जाता है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, चेंज ऑफ पर्सन कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव वाले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के क्या नियम है, क्वेश्चन वर्ड वालों को चेंज करने के क्या नियम है। मतलब जो कोई क्वेश्चन है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, कुछ क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दोनों के रूल्स अलग होते हैं उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। इम्परेटिव सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं, कुछ इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं, उसके भी अलग प्रोसीजर्स होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इन सबको इनडायरेक्ट में चेंज करने के अलग अलग रूल्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम इन रूल्स को पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस के इमीडिएट बाद ही पढ़ना चाहिए, तो उससे हमारे टेंस भी क्लियर होते चले जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज़्यादातर जिनको आता है वो जानते हैं कि टेंस को चेंज करना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, समथिंग लाइक दैट। तो पूरे रूल्स, तो उसमें आपको टेंस क्लियर हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो आप उस टेंस को पहचान लेते हैं। फिर किस टेंस में चेंज करना है तो उसके रूल्स आप अप्लाई करते हैं, तो वो टेंस आपको बहुत अच्छे से याद भी हो जाते हैं साथ ही साथ। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ने जाते हैं दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे 6 रूल्स उसमें हमने बताए हुए हैं, और ये
डबल हो जाते हैं 6 से, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे हमने दिया है रिमूव 2, तो 2 को रिमूव करेंगे तो दूसरा रूल इमीडिएटली बनेगा 2 को ऐड करिए, तो वाइस वर्सा ये चलते हैं। दूसरा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं, उनको इंटरचेंज करते हैं वन टू अदर। नेक्स्ट है अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इसी को नेगेटिव टू अफर्मेटिव भी करना होगा। असर्टिव टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, एंड एक्टिव टू पैसिव, और इसी तरह पैसिव टू एक्टिव। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सरसाइजेज होती हैं, इनके रूल्स होते हैं, तो इन्हें आप सीख लें 4th नंबर पे। और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं दैट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस का मीनिंग होता है कंबाइन करना। इसमें कंबाइन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस, और इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो 2 सेंटेंसेस को जोड़ के सिंपल भी बनता है, 2 सेंटेंस को जोड़ के कंपाउंड भी बनता है, और 2 को जोड़ के कॉम्प्लेक्स भी बनता है। तो इसमें इनके डिफरेंट रूल्स होते हैं। सिंपल सेंटेंस के रूल्स अलग होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ होता है। कुछ क्लॉजेज यूज़ होते हैं, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। तो अच्छा, इसकी मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैपिंग का मतलब ये है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो किस चैप्टर के अंदर आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें पूरे टॉपिक्स याद रहें, और जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और सिंथेसिस के बाद हम करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिंटैक्स, जिसमें एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा, एक्चुअली में क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम जनरली सबसे पहले सिंटैक्स करना शुरू कर देते हैं। अब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिए, टेंस पढ़ लिए, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर ली, सिंथेसिस भी कर ली, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हमने कर लिया है। तो उन सब के रूल्स हमें पता हैं। अब उन रूल्स में क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं उनको रेक्टिफाई हम सिंटैक्स के थ्रू करते हैं। तो सिंटैक्स सबसे एंड में पढ़ा जाने वाला टॉपिक होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते हैं और इसी वजह से दिक्कतें, उन्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मेरी राय ये है कि आप सिंटैक्स को सबसे एंड में पढ़ें, सो दैट कि जो रूल्स आप पढ़ कर आए हैं आप उन्हें, आधे से ज़्यादा रूल्स आपको पहले से क्लियर हों। वो सिंटैक्स में ज़्यादातर रूल्स जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं, जैसे नाउन के रूल्स, प्रोनाउन के, वर्ब के, एडजेक्टिव के, एडवर्ब के, आर्टिकल्स के, कंजक्शंस के, प्रपोजिशंस के, नॉन फाइनल भी रूल्स हैं ज़्यादातर। वो सब वही रूल्स हैं जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस या कहीं ना कहीं हमने आगे क्लियर किए हुए हैं, वही रूल्स इसमें आएंगे। तो अगर आप पहले ये पढ़ेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा, लेकिन उसे पढ़ने के बाद आप सिंटैक्स पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा और याद भी रहेगा और जल्दी समझ में आएगा, टाइम कम लगेगा। सिंटैक्स के बाद जो चीज़ हमें करनी चाहिए दैट इज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में थोड़ी सी ज़रूरी भी है, क्योंकि पैसेज को समझने में, सेंटेंसेस को समझने में हमें बहुत हेल्पफुल रहता है ये ट्रांसलेशंस के रूल। उसमें ज़्यादातर टेंस के रूल्स होते हैं, और टेंस के रूल्स के बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के रूल्स होते हैं, और उसके बाद जो एक मेन रूल आता है दैट इज़ यूज़ ऑफ इट एंड देयर। उसका यूज़ कहाँ होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस का क्या रोल होता है। और पॉजिटिव सेंटेंस बहुत ज़रूरी होते हैं। सभी लोग ये तो जानते हैं कि मैंने अपना काम किया, इसे कैसे ट्रांसलेट करना है, लेकिन मैंने अपना काम करवाया, ये कैसे ट्रांसलेट होगा। तो इसमें गेट का यूज़ होता है, आई गेट माई वर्क डन। उसके बाद वोकेबलरी की बात आती है। वोकेबलरी में जो मेन चीज़ें आती हैं दैट इज़ ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स जो पर्यायवाची होते हैं, एनोनिम्स विलोम शब्द होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, होमोफोन्स जैसा कि इसमें पता है, फोन्स साउंड के लिए आता है, होमो मीन्स सिमिलर, जिसकी साउंड सिमिलर हो। ऐसे 2 वर्ड जिनकी साउंड सिमिलर हो, जैसे प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, स्पेलिंग डिफ़र होती है, मीनिंग डिफ़र होता है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ रीडिंग पैसेज।
या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इसे कहते हैं। रीडिंग पैसेज के लिए सबसे पहले हमें पैसेज को रीड करना होता है, रीड द पैसेज केयरफुली। और जस्ट ऐसे ही नहीं कि अखबार की तरह हमने पढ़ लिया और कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा तसल्ली से, मतलब लाइन वाइज लाइन उसे पढ़ें, फुल स्टॉप तक रुकें, देन आगे पढ़ें। उसके बाद जो अनफेमिलियर वन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सम अनफेमिलियर वर्ड्स। अनफेमिलियर वर्ड्स तो समझ में आ ही जाएंगे, अनफेमिलियर वर्ड्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको लाइन को 1-2 बार पढ़ना होगा, सो दैट आप उसे भी क्रैक कर पाएंगे कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है जो आपको नहीं पता है। अंडरस्टैंड द पैसेज, इतना करने के बाद आपको पैसेज की जो समरी है वो समझ में आ जाएगी कि ये किस टॉपिक के ऊपर है, इकोनॉमी के ऊपर है, पॉवर्टी के ऊपर है, या किसी और टॉपिक के ऊपर है, वट एवर इट इज़। डू नॉट एज्यूम एनीथिंग, किसी चीज़ को आपको एज्यूम नहीं करना है, अपने आप से कुछ नहीं करना है। जितना इन्फॉर्मेशन पैसेज में दी है हमें उतनी ही यूज़ करनी है, और उसी के बेस पे हमें आंसर को टिक करना है, आंसर को करेक्ट करना है। और लुक बैक द पैसेज व्हेन इन डाउट, जब भी आपको डाउट हो आप पैसेज को 2 बार देखें, 3 बार देखें, कोई मतलब शर्माने की बात नहीं है उसमें। और इतना सब करने के बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब कई सारे ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा सही क्या है हमें वो चूज़ करना है, उसी को आंसर देना है। तो आई होप कि ये जो सिलेबस हमने आज डिस्कस किया है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।